हेलो एंड वेलकम और म्यूचुअल फंड शो में आपका स्वागत है एक बार फिर। आज हम बात करेंगे एक नए फंड ऑफर की, यानी कि न्यू फंड ऑफर, और ये फंड ऑफर है कोटक एक्टिव मोमेंटम फंड की। एनएफओ स्टार्ट डेट 29 जुलाई, एनएफओ एंड डेट एट 12 ऑफ अगस्त। तो इसी के बारे में बातचीत करेंगे। स्कीम क्या है, ये फंड क्या है, कैसे आपको निवेश करना है इस फंड में, व्हाट आर द फैक्टर्स जिनके बेसिस पे ये फंड को डिज़ाइन किया गया है, और इस फंड में लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन कैसे हो सकती है, इस सब पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मिस्टर रोहित टंडन, ही इज फंड मैनेजर एट कोटक म्यूचुअल फंड। वेरी गुड आफ्टरनून रोहित जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। Thank you for having me. Thank you so much. रोहित जी, मार्केट का हाल तो हम सबको पता ही है, उठापटक बिल्कुल जारी है, एंड टैरिफ्स को लेके जो हलचल है मार्केट में, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। तो इस समय पे एक ऐसा फंड लॉन्च करना जिसमें मोमेंटम का नाम आ रहा हो, तो ये कैसे संभव हुआ? व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड लॉन्चिंग दिस फंड? बहुत ही अच्छा सवाल। देखिए, दो तरह के मोमेंटम होते हैं। एक है प्राइस मोमेंटम, जिसमें बेसिकली ट्रेंड फॉलोइंग होती है। जैसे दाम ऊपर बढ़ता जाता है किसी स्टॉक का, तो वैसे आप खरीदते जाते हैं, और जैसे दाम नीचे जाता रहता है आप बेचते जाते हैं। तो ये तो हुआ प्राइस मोमेंटम। हम हम्म। लोगों का जो मोमेंटम फंड है, कोटक एक्टिव मोमेंटम फंड, दैट इज बेस्ड ऑन अर्निंग्स मोमेंटम। सो उसमें जिस तरीके से आपकी अर्निंग्स ऊपर जाती जाएंगी, हम्म। उन स्टॉक्स को ही वो सिलेक्ट करेगा, और जिनकी अर्निंग्स में उतना स्ट्रेंथ नहीं है या जिनकी नेगेटिव अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी है, उनको वो एक्सक्लूड करता जाएगा। तो ये रूल बेस्ड फंड है। और हम्म। इसका आउटपुट हम लोगों को क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि रूल बेस्ड फंड में आप बैक टेस्ट कर सकते हैं। और जब हम्म। हमने बैक टेस्ट किया, तो हमने देखा कि 12 साल की पीरियड में 8 सालों में अच्छा खासा हम्म। आउट परफॉर्मेंस आ रहा था। और 4 साल जिनमें अंडर परफॉर्मेंस आ रहा था, वो भी हम्म। काफी कम था कंपेयर टू द आउट परफॉर्मेंस। तो ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अच्छा खासा हम्म। उसमें अल्फा या वेल्थ क्रिएशन हो रहा था। हम्म। हम्म। जैसे कि आपने कहा कि ये मोमेंटम प्राइस बेस्ड नहीं है, ये अर्निंग्स बेस्ड है, और यहाँ पे आपने जो बैक टेस्ट किया है उस पे आपको सही जो प्रभाव है और सही निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि लॉन्ग टर्म में आप इसमें वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अर्निंग्स के मोमेंटम को कैसे गॉज करना है? व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट आर द की इंडिकेटर्स जिसके बेसिस पे आप अर्निंग्स कंपनीज की देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं? देखिए, जितने भी एनालिस्ट होते हैं स्ट्रीट पे, और एनालिस्ट का मतलब जो भी लोग जो कवर करते हैं कोई भी स्टॉक को, हम्म। उनको अपने इन्वेस्टर्स को बताने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है, एक जरिया चाहिए होता है, जहाँ पे सारे के सारे जो उनके नंबर्स होते हैं, जब जब भी वो अपग्रेड करते हैं, डाउनग्रेड करते हैं, वो इन्वेस्टर्स के पास पहुंचते हैं। जी। अब किसी को भी अगर लगता है कि उसका नंबर ऑन द लोअर साइड है या ऑन द हायर साइड है, तो वो उसको कभी भी ऊपर या नीचे कर सकता है। जी। अच्छा, कई बारी क्या होता है, ये नंबर जो चेंज होते हैं बहुत धीरे धीरे चेंज होते हैं, या बहुत छोटे मात्रा में चेंज होते हैं, तो मार्केट जी। इनको भूल जाती है। हम हाँ। लोगों का फंड क्या करेगा, ये ऐसी जो भी छोटी मोटी चीजें होंगी जिनको अर्निंग्स रिवीजन कहते हैं, उनको हम्म। भापेगा और उनको उनका असर देखेगा। और ये सिर्फ हम्म। एक ही चीज पर नहीं देखेगा, हमने 6-7 पैरामीटर लिए हुए हैं, जैसे हम्म। सेल्स, ईपीएस रिवीजन, अपग्रेड डाउनग्रेड रेशियो, एनालिस्ट रेटिंग वगैरह। तो उन सब हम्म। पर भापेगा। जो दूसरी चीज होती है जो इस फंड का पार्ट है, वो है कई बारी अर्निंग सरप्राइजेस होते हैं। और अर्निंग सरप्राइजेस हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, साल में 4 बार ही हो सकते हैं, जहां पर राइट। कंपनी अपनी अर्निंग्स देती है। वहां पर भी हम यही सेम पैरामीटर लगा के देखेंगे कि क्या वो हम्म। अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी में ऐसा चेंज आया है जो हम्म। स्ट्रक्चरल अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी को चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम दोनों हम्म। चीजें, रिवीजन और सरप्राइजेस, दोनों को साथ में मिला के उसमें हम्म। से अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे। सर ये बताइएगा, क्योंकि अब अर्निंग्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो मिड कैप की अर्निंग्स ज़्यादा अच्छी आ रही है विज द लार्ज कैप्स, जहाँ पे थोड़ी बहुत स्टैग्नेशन देखने को मिल रही है, और स्मॉल कैप्स में भी अर्निंग सरप्राइजेस तो हमको लेटेस्ट क्वार्टर में मिले ही मिले हैं। तो ऐसे में आपकी एलोकेशन कैसे होगी? हाउ मच बेस्ड ऑन लार्ज कैप, मिड कैप? क्या आपका मिड कैप पे वेटेज ज़्यादा रहेगा बिकॉज वहाँ अर्निंग्स अच्छी आ रही हैं?
देखिए, ज्यादातर जो कवरेज होती है एनालिस्ट की, जो जो लोग जो भी स्टॉक्स कवर करते हैं वो लार्ज और मिड कैप ही कवर करते हैं। तो हमारा पोर्टफोलियो भी इन दोनों एसेट क्लास या इन दोनों कैप्स की तरफ ही स्क्यूड होगा। तो ओके। तकरीबन हम लोगों ने बैक टेस्ट में जो देखा है, 60% हम लोगों का मिड कैप की तरफ एक्सपोजर होता है और 40% लार्ज कैप एक्सपोजर होता है हमारा। तो ओके। मैं इसको ऐसे देखूंगा कि हम लोग बहुत ज्यादा कॉर्नरिंग भी नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है कि एक ही सेक्टर की तरफ हमारा कभी भी झुकाव ज्यादा हो रहा है, बट एट द सेम टाइम अ गुड मिक्स ऑफ लार्ज कैप्स एंड मिड कैप्स आर बीइंग मेंटेन्ड। बिल्कुल सही, गुड मिक्स ऑफ लार्ज कैप्स एंड मिड कैप्स, और वही तो चाहिए इस समय। So, ये बताइए कि सेक्टर्स को कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं, बिकॉज लेटली हमने देखा है कि सेक्टर रोटेशन बहुत क्विक हो रही है, और एवरी एवरी 3 मंथ्स यू सी रोटेशन हैपनिंग, और कुछ कंपनीज अच्छा परफॉर्म करती है, कुछ अच्छा नहीं परफॉर्म करती है। ऐसे में कौन से ऐसे सेक्टर्स है या कौन से टाइप के स्टॉक्स है जो आपको लगता है कि दे आर लुकिंग अट्रैक्टिव एंड they should form the part of your portfolio? देखिए, एक है इस फंड के पर्सपेक्टिव से, तो ये फंड जो है ये तो स्टॉक वाइज जब अपना डेटा रन करता है तो ये डिसाइड करेगा कि उस टाइम पर कितने इसको कौन से सेक्टर या कौन से स्टॉक्स लेने हैं। एक्चुअली ये स्टॉक्स डिसाइड करता है और उसके बाद साथ में सेक्टर आता है। Okay. नॉर्मली अगर मैं जो बाकी फंड्स जहां देखता हूँ और जैसे मैं मार्केट देख रहा हूँ, मुझे ज्यादा पॉजिटिव लगता है कंजम्पशन साइड पे। कंजम्पशन में पिछले 1.5-2 साल से हम सब ने देखा है कि शिफ्ट रिकवरी रही है और उसकी बड़ी बातें हुई हैं। बट अब लगता है कि मास प्रीमियम में जहाँ पे थोड़ा सा कम बॉयंसी थी, देयर द बॉयंसी शुड सॉर्ट ऑफ इम्प्रूव। तो हम लोग एक तो कंजम्पशन सेक्टर और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की जितने भी सब सेक्शन हैं, वेदर रिटेल एयरलाइंस वगैरह, वहां पे हम लोगों को पॉजिटिविटी दिखती है। और दूसरा फाइनेंशियल सर्विसेज, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ भी काफी नीचे आ चुकी है और यहाँ से साइक्लिकल अपटर्न बनता है। तो ये दो सेक्टर्स हैं जहां हम पॉजिटिव हैं। और अगर मैं इस फंड के लास्ट बैक टेस्ट की बात करूं तो जो हम लोगों ने दिखाया भी हुआ है एज पार्ट ऑफ आर प्रेजेंटेशन एंड मटेरियल, द फंड में कुछ 5-6 सेक्टर थे जहां पर 12 से 17% का वेट था। तो मैं इसको ऐसे इन्फर करता हूं कि फंड बोलना चाहता था, या जो जो क्वांट है उसके पीछे वो बोलना चाहता था कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत ज्यादा झुकाव नहीं है, बट Okay. झुकाव ज्यादा स्टॉक वाइज है। रोहित जी, ये बताइए कि अब सबसे बड़ा रिस्क जो है वो इंडियन मार्केट्स के लिए क्या हो सकता है, और अगर थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड एट ऑल एट दिस पॉइंट इन टाइम, तो आपका जो ये फंड है, हाउ इज इट प्रिपेयर्ड टू फेस ऑल द चैलेंजेस दैट वी नो यू माइट सी इन द टाइम्स टू कम? देखिए, हम लोग पूरे साल के लिए कुछ 10 से 12% का निफ्टी 50 में अर्निंग्स ग्रोथ लेके चल रहे हैं। ठीक है। ओके। फंड का ये फायदा है कि ये उन स्टॉक्स को ही देखेगा जहां अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी अच्छी होगी, और जहां अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी अच्छी होगी वो इस नंबर से तो ऊपर ही होने चाहिए। हाँ जी। ओके। तो इसकी सिलेक्शन एंड, जैसे कहते हैं ना कि प्राइसेस आर स्लेव ऑफ अर्निंग्स, तो ये उन यस। उन स्टॉक्स को सिलेक्ट करेगा जहां पे अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी नंबर 1 बेटर होगी, और जहां पे प्राइस मूवमेंट वो अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी को फॉलो करके उसको आगे मूव करेगी। तो ये इसका सारा लॉजिक है। बाकी देखिए, हाँ, करंटली सेंटिमेंट इज अ लिटिल बिट ऑन ऑन द नेगेटिव साइड। बट देखिए, मार्केट सेंटिमेंट कैन चेंज एनी टाइम। बट उस टाइम पर जब आप जब सेंटिमेंट चेंज हो जाएगा तो प्राइस भी परफेक्शन की तरफ चला जाएगा। तो आपको करेक्ट। खराब प्राइस तभी मिलता है जब जब सेंटिमेंट थोड़ा म्यूटेड होता है। सर, ये बताइएगा, ये फंड जो है वो ट्रेडिशनल मोमेंटम मॉडल से कैसे डिफरेंट है? वो प्राइस और अर्निंग्स को कैसे देखते हुए चलेगा आगे? देखिए, यूनिकनेस इसमें यही है कि हम प्राइस मोमेंटम नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अर्निंग्स मोमेंटम देख रहे हैं। और जितने ओके। भी स्ट्रीट पे मोमेंटम फंड्स हैं, मैं कहूंगा तकरीबन 80% से ज्यादा, वो सारे प्राइस मोमेंटम या प्राइस को किसी ना किसी फॉर्म में जरूर देख रहे हैं। हम ओके। लोग ने यहाँ पर प्राइस मोमेंटम रखा ही नहीं है, क्योंकि हम ओके। लोग ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टर के पास जब ये इस तरीके का फंड जाएगा तो वो उसके पोर्टफोलियो में कुछ एडिशनल ऐड करेगा। ऐसा नहीं है कि वो जितने फंड्स अवेलेबल हैं ऑलरेडी उनको लेकर ही उसका एक्टिव मोमेंटम का
कोटा पूरा हो जाता है या उसको एक्टिव मोमेंटम का फायदा मिल जाता है। ऐसी कुछ एडिशन होगी जो प्लस ही करेगी आपके पोर्टफोलियो में, ऐसा कुछ मतलब कुछ नया ही ऐड करेगी आपके पोर्टफोलियो में। सर ये बताइए कि जो नए निवेशक है और वो कोई फंड्स का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो, तो अगर ऐसा कोई फंड आ रहा है जैसे आपका एनएफओ है, तो कितना वेटेज एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में इस फंड के लिए होना चाहिए? देखिए अब ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है कि पर्सन का रिस्क टॉलरेंस कितना है और उसके पास कितना पैसा है स्पेयर करने के लिए। जो जितना मुझे पता है तकरीबन 15% ऑफ इन्वेस्टेबल एसेट्स क्वांट फंड्स में ग्लोबली कहे जाते हैं कि हैं। तो ओके। मेरे हिसाब से उतना पोर्शन तक आदमी अपने पोर्टफोलियो का बना सकता है, बट इट इज बेटर अगर आप वहां तक जाना चाहते हैं तो आप थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ लंप सम एंड सिप्स दोनों कीजिए रादर देन एक ही प्राइस पे बहुत ज्यादा एक्सपोजर लेने के लिए को। सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है सर इस फंड के लिए? आई मीन। ये हम लोगों को जितना जितना हम लोगों ने देखा है तो हम लोगों को सबसे बड़ी मतलब बड़ा क्वेश्चन मार्क यही है कि क्या पता ऐसा अर्निंग्स मोमेंटम कभी हो कि बहुत ही कम स्टॉक्स हो जो जिनका अर्निंग्स मोमेंटम अच्छा हो। ऐसा कुछ ग्लोबल क्राइसिस आ जाए, ऐसा कुछ यू नो क्या कहते हैं, ऐसा कुछ नेगेटिव हो जाए इकोनॉमी जी। में कि बहुत ही कम सेट ऑफ कंपनीज हो जिनमें अर्निंग्स मोमेंटम ऐसा पॉजिटिव हो। उसके अगेंस्ट अगेन हमने बैक टेस्ट किए थे और कभी भी हमारा जो कॉम्पोजिट स्कोर था वो नेगेटिव नहीं आ रहा था। तो ऐसा नहीं था कभी भी कि 50 स्टॉक भी आप नहीं सिलेक्ट कर पाए हैं जिनमें अर्निंग्स मोमेंटम पॉजिटिव नहीं है। और हम लोगों ने दूसरा लीवे भी रखा हुआ है कि कुछ स्टॉक्स हम कम कर सकते हैं क्योंकि हमारा पोर्टफोलियो सिलेक्शन 40 और 50 स्टॉक्स के बीच में है। तो अगर ऐसा कोई स्टॉक आया जो नेगेटिव है पर कम नेगेटिव है इसलिए पोर्टफोलियो में आ गया तो हम उसको निकाल सकते हैं और हम सिर्फ उतने ही स्टॉक्स रखेंगे जिनका अर्निंग्स मोमेंटम पॉजिटिव होगा। सर आपने अगर प्राइस मोमेंटम और अर्निंग मोमेंटम डाइवर्ज हो जाएं तो ऐसी पोजीशन में क्या करेंगे आप? आई मीन ऐसा भी हो सकता है कि अर्निंग्स बहुत अच्छी हो लेकिन स्टॉक जो है वो नीचे की तरफ जाता हो बिकॉज ऑफ अदर रीजंस। सो हाउ डू यू टेक केयर ऑफ दैट? देखिए शॉर्ट टर्म में जो आप कह रहे हैं वो सब कुछ कुछ एक स्टॉक्स में तो हमेशा पॉसिबल है क्योंकि मल्टीट्यूड ऑफ फैक्टर्स हैं। कभी एक फैक्टर नहीं ऑपरेट करता मार्केट में। मार्केट में हमेशा कई सारे फैक्टर्स ऑपरेट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली मार्केट लेबोरेटरी की तरह नहीं है कि आप कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बट जी हमारा सर। यही है, इसीलिए हम 50 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाते हैं। इसीलिए हम इंश्योर करते हैं कि कॉर्नरिंग ना हो किसी भी स्टॉक की, एक सर्टेन वेट से ज्यादा ना हो। इसीलिए हम इंश्योर करते हैं कि मिड कैप और लार्ज कैप का वेट एक सर्टेन तरह का हो। ऐसा नहीं हो कि हम मिड कैप पे बहुत ज्यादा ओवरवेट हो जाए या लार्ज कैप पे बहुत ज्यादा ओवरवेट हो जाए। और ऐसा भी नहीं है कि किसी स्टॉक का वेट बहुत ज्यादा हो। तो हम इन सब चीजों से इंश्योर करेंगे कि एक पर्टिकुलर स्टॉक में अगर कुछ हो जाए या कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स में कुछ हो जाए वो ओवरऑल पोर्टफोलियो को ना तंग करे या ना पीछे ढकेले। बाकी देखिए आई मीन काफी सारी चीजें किसी भी पोर्टफोलियो में हो सकती हैं ऑन अ वेरी शॉर्ट टर्म बेसिस। दैट इज द पॉइंट व्हाई इन्वेस्टर्स शुड लुक एट लॉन्ग टर्म अल्फा क्रिएशन, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। राइटली सेड सर। रोहित सर, क्योंकि हमने पिछले 4 साल में बड़ा अच्छा एक रन अप देखा था, ऊपर ही मार्केट चली जा रही थी, तो इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन भी है वो बहुत बढ़ गई है म्यूचुअल फंड से, क्योंकि रिटर्न्स बहुत अच्छे देते थे। और जब भी न्यू फंड ऑफर्स आते हैं तो उससे भी यही अपेक्षा होती है कि रिटर्न्स काफ़ी अच्छे रहेंगे, क्योंकि उस फंड ने इतने रिटर्न्स दे दिए, तो वी एक्सपेक्ट हायर डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट रिटर्न्स ऑल्सो नाउ। तो ऐसे में आप इन्वेस्टर्स को क्या सलाह देंगे? वी शुड बी लिटिल कंजर्वेटिव विद द रिटर्न्स बिकॉज the market condition is not right, and wait for the markets to stabilize and then look into the fund selection? हाँ, बहुत सही बात बोली। देखिए अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म रिटर्न्स देखिए और इन सब चीज़ों में कभी कभार हिस्ट्री देखने का बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो आप लॉन्ग टर्म अगर रिटर्न्स देखिए तो ऐसा नहीं है कि इस तरीके से जो पिछले 3-5 साल में रिटर्न देखे गए हैं खासकर ऐसे बहुत सालों के ऊपर देखे गए हैं। तो 20 साल 15 साल में अगर आप पीरियड पर देखें तो ऐसे रिटर्न्स नहीं देखे गए हैं। रिटर्न्स हैव बीन मोर लाइक FD plus 4%, FD plus Correct. 5%, etc., Correct. etc. So
investors should look at that history, the longer history, rather than looking at the short term. And हम्म, as we have been discussing, patience is a virtue. और हम्म, इन टाइम्स ऑफ मार्केट में आदमी को अपना क्या कहते हैं, अपना साथ म्यूचुअल फंड्स का नहीं छोड़ना चाहिए, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए, और थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए। हम्म, हम्म। रोहित सर, ये तो रही न्यू फंड ऑफर की बात, लेकिन मार्केट्स को आप कैसा देखते हैं? द काइंड ऑफ टेंशंस दैट वी आर ऑपरेटिंग इन, और टैरिफ्स को लेके बहुत सी अनिश्चितताएं हैं। सो व्हाट इज योर व्यू ऑन द मार्केट्स फॉर नियर टर्म? देखिए, मार्केट्स नियर टर्म, बेस्ट गेस इज दैट दे शुड बी रेंज बाउंड, बिकॉज ऑल द सॉर्ट ऑफ नेगेटिव जो भी हैं वो सब अब हम लोगों के सामने आ चुके हैं। The only point is that from here incrementally one should be looking at what is happening on the consumption side, especially how the festive season works as far as consumption demand is concerned, what is the extent of the pickup, etc., that we all are expecting. तो वो सब चीजें आई गेस ज्यादा है, इम्पोर्टेंट है अब ट्रैक करने के लिए। बाकी सब चीजें तो अब known है, there is nothing unknown as such. रोहित सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। Thank you very much, ma'am.